10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सैलरी की थ्योरी देखी। आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? पक्का तैयार हो? अब तक हम लोगों ने ग्रेचुटी के बारे में पढ़ा, प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा, लिव इन कैश फंड के बारे में पढ़ा, सैलरी की डेफिनेशन, प्रॉफिट एंड सारी चीज़ें देख ली। देखते हैं उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होगा। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टफ तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंप्यूट द सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 इन द फॉलोइंग केसेस। और मिस्टर ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पॉइंट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट 1। Mr. A, who is in government service, receives 4,000 per month, has basic salary and 500 dearness allowances and 600 entertainment allowances. Computation of income under the head salary, previous year 14-15, assessment year 15-16। एसएससी कौन है, करदाता कौन है? मिस्टर ए। कुछ क्वेश्चंस में हम फॉर्मेट बनाएंगे ताकि तुम लोग को फॉर्मेट बनाने की आदत रहे, ठीक है ना? सैलरी कितना पाता था? 4,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का। पक्की बात। डीए 500 पर मंथ and entertainment allowances 600 per month। ग्रॉस सैलरी हाँ यही आ रहा है। इसके अलावा कुछ बचा क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का इसको बेनिफिट दे दोगे? हाँ हाँ मालूम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पहली लाइन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना? तो हम लोग इसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) नील 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। बोलो ना, कितनी छूट मिलेगी? एक्चुअल अमाउंट 7,200, मैक्सिमम 5,000 एंड थर्ड था लास्ट 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 48,000। दिख रहा है ना? 9,600। सबसे लोवेस्ट कौन है? 5,000। तो 5,000 की छूट दे दें, बोलो ना। और तीसरा है 16(3) प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। कुछ नहीं है, ये है आपकी टैक्सेबल सैलरी। कितनी है? नोट कर लो, तुरंत नोट करो, देर ना करना। समझ में नहीं आया होगा, आया है? चलो
हटाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। बी, Mrs. X, who is the executive director of a private company, is in receipt of 25,000 per month as basic salary and 5,000 entertainment allowances. Computation of income under the head previous year, assessment year, SSC कौन है? मिसेस एक्स। बेसिक सैलरी कितनी दी है? 25,000 पर मंथ, 3 लाख हो गया। और एंटरटेनमेंट अलावेंसेस कितना दिया है? 5,000 पर मंथ, 60,000। ये आ गई ग्रॉस सैलरी कितनी? 3,60,000। माइनस कर दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), वो तो कभी नहीं मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन, बोलो ना, डिलीट हो चुका है। 16(2), एंटरटेनमेंट अलावेंसेस मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलेगी? नील, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और 16(3), प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स कुछ भी नहीं दिया है। ये आपकी हो गई टैक्सेबल सैलरी। नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए हम लोगों ने एंटरटेनमेंट अलावेंसेस का डिडक्शन नहीं दिया। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। हटा सकते हैं। मनोज, समझ में आ रहा है बाबू? पक्का ना? किसी को दिक्कत हो पूछो, हमें नहीं लगता, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। मिस्टर वाई, employed in a multinational company at Mumbai for a salary of 1 lakh per month, value of taxable perquisite 1,60,000 and professional tax 2,500 for the year. SSC कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर वाई। बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है ना, तो 12 महीने का हो जाएगा 12 लाख प्लस टैक्सेबल परक्विजिट्स, यानी हमको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करके दिया है बंदे ने। 1,60,000 सालाना और 2,500 पे किया है प्रोफेशनल टैक्स का, तो ग्रॉस सैलरी हो गई 2
माइनस। अब क्वेश्चन में कहीं दिया होता ना कि पहले एम्प्लॉयर से मिली तो पहले हम ऊपर जोड़ देते, मान लो 1000 मिलता तो 1000 जोड़ते, और 5000 पे करता तो 5000 घटा देते, डिडक्ट कर देते सिंपली। कुछ नहीं मिला है तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पे किया उतना डिडक्ट कर दो, क्योंकि मैंने कहा था ये ऐसा डिडक्शन है भले ही ऊपर एडिशन ना हो लेकिन हम इसका डिडक्शन देते हैं, दैट्स इट। Whatever the amount is paid by the employee on this account is deductible at all। वर्ड मैंने यही यूज़ किया था, मैं बार बार वही यूज़ भी कर रहा हूँ। कितना रुपया? 2500। टैक्सेबल सैलरी हो गई 13,57,500। जल्दी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बोलो बाबू, अंशिका कोई दिक्कत का? देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखा जाए। मिस्टर श्याम एन एम्प्लॉई ऑफ एबी लिमिटेड रिसीव्स ₹90,000 एज ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये कौन है? मतलब हम जो बोल दें वो सही है। अरे इंसानों पढ़ो ढंग से, कहाँ है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। मिस्टर श्याम एन एम्प्लॉई ऑफ एबी लिमिटेड रिसीव्स 90,000 एज ग्रेचुटी एंड कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, लिखा है ना? चलो, ही रिटायर्स ऑन अगस्त 15 अगस्त को, जहाँ जब देश आज़ाद हुआ था तो वो भी आज़ाद हो गया। आफ्टर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ 32 ईयर्स एंड 4 months द लास्ट ड्रॉन सैलरी इतनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी चार्जेबल टू टैक्स। वर्ड क्या लिखा है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। कैलकुलेट कर लेंगे। पक्का? एसएससी कौन है? मिस्टर श्याम। अच्छा, इधर देखो, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी कितनी रिसीव्ड है? 90,000। अब इसमें से वो अमाउंट माइनस कर दो जो माफ है, इसको लिख दो ए। अब आते हैं एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, नहीं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्चुअल अमाउंट कितना है? कितना है? 90,000। अच्छा, दूसरा, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। अच्छा, 10 लाख। और तीसरा, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी 3,250। लिखने पर पूरा ध्यान है। 3,250 लास्ट ड्रॉन सैलरी, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितने साल काम किया और पार्ट देयर ऑफ 32 साल 4 महीनों, 6 महीने के एक्सेस होता है तो लेते हैं, याद होगा। एग्जैक्ट 32 ईयर्स लेंगे। इसमें कितना आया? बोलो। हम्म, 60,000। और इसमें सबसे कम कौन है? 60,000। और तुम लोग को मालूम है टैक्सेबल हो जाएगा
टोटल मिला है और उसमें से माफ कितना है, बचा कितना, दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत है? टोटल हाथ में आया कितना, माफ कितना है, टैक्सेबल कितना है, दिक्कत है क्या? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये मिस उमा है, क्योंकि नीचे हर वर्ड यूज किया हुआ है। मिस उमा नॉट बीइंग कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, अंडरलाइन कर ले नॉट कवर्ड, अंडरलाइन कर ले नॉट कवर्ड। retires during the 14-15 previous year from SR Private Limited and received 45,000 as gratuity after a service of 40 years and 11 months. Her average monthly salary during the last 10 months of service was 2,200. Calculate the taxable gratuity in her case. That's it. SSC कौन है? उमा बोलो बाबू। इसका पूरा नाम उमा शंकर है। चलो, ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी बोलो? इसमें से क्या माइनस कर दे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। पहला एक्चुअल अमाउंट दिख रहा है ना कितना, 45,000। सेकंड मैक्सिमम लिमिट कितनी, 10 लाख। और थर्ड है हाफ मंथ सैलरी नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पक्का? पार्ट देयर ऑफ नहीं। तो हाफ ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके दिया है। इतना आसान बना दिया क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनटू कितने साल काम किया है, 40 साल 11 महीने, तो 40 साल ही लेंगे। कितना आया? 44,000 आ रहा है। तो लीस्ट सबसे कम कौन सा है, 44,000। तो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल ग्रेच्युटी 44,000, 45,000 मिला है जिसमें 44,000 माफ है। 45,000 में आउट ऑफ 44 इज एग्जेम्प्ट।
तो टैक्सेबल हो जाएगा केवल, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हटाएं। नोट हो गया वो? क्वेश्चन नंबर 4, determine the gross amount of taxable pension, अंडरलाइन कर लें taxable pension, includable in salary income for the assessment year 15-16। 4 का ए, ऑन 30 जून 2014 मिस्टर संतोष रिटायर्ड। ओके, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखी है 30 जून 2014। तो एसएससी कौन है? संतोष। अंडरलाइन कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट, और पेंशन पाता है 3000 पर मंथ। पेंशन उसको मिलनी शुरू हुई कितनी, और जाहिर सी बात है 30 जून को अगर रिटायर हुआ है तो 1 जुलाई से मिलनी स्टार्ट हो गई होगी। बोलो कब तक मिली है? 30 जून से लेकर 31 जनवरी 2015 तक उसको ये पेंशन मिलती रही। लेकिन 1 फरवरी 2015 को उसके साथ एक दुर्घटना घटी और उसने 1/3 ऑफ हिज पेंशन कॉम्यूट करवा ली। तो कॉम्यूट करवा ली कितनी पेंशन? 1/3। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 1,20,000 रुपए। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन निकालना है। बोलो ना, पक्का? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इधर, पेंशन कोई दिक्कत नहीं आई थी। 30 जून को रिटायर हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड कंप्लीट जनवरी। बोलो ना, यानी कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं ना। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक उसको पेंशन मिलती रही कितने रुपए के हिसाब से? 3000 पर मंथ, यानी 21,000 7 महीने का। कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जनवरी के बाद उसको पेंशन मिलनी, जनवरी के बाद उसको पेंशन मिलनी बंद नहीं होगी। 2/3 तो मिलती रहेगी ना। अनकॉम्यूटेड पेंशन कितनी है? 2/3 ऑफ 3000, यानी 2000 रुपए उसको मिलती रहेगी पेंशन। क्या बात कर रहे हो? हाँ या ना? और 2000 मिलती रहेगी तो फरवरी टू मार्च 2 महीने के लिए 2000 के हिसाब से 4000 होता है। यानी पेंशन का हिसाब किताब तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया।
अब बचा कॉम्यूटेड पेंशन प्लस कॉम्यूटेड पेंशन। क्या रूल बताया है? नील। पूछो ना क्यों? नोट 100% एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं समझ में आई बात? तो कोई भी टैक्सेबिलिटी तो होगी ही नहीं, तो टैक्सेबल पेंशन या सैलरी, हम पेंशन तो बोलेंगे नहीं, सैलरी ही बोल दो। कितनी? 25,000। दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत थी इसमें? नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखें। बी, Mr. Kamath retires from X Limited on 31st of October 2013। देखो ना, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? 31st अक्टूबर 2013, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना? ना। ही गेट्स पेंशन ऑफ ₹2000 पर मंथ। ओके, 31st अक्टूबर से 31st अक्टूबर 2014 यानी पूरे एक साल तक उसको पेंशन मिलती रही। कितने रुपए के हिसाब से? 2000 पर मंथ। चलो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2014, 1 नवंबर 2014 को एक दुर्घटना घटी और उसने अपनी 60% पेंशन कॉम्यूट करवा ली। तो कॉम्यूट करवाई है 60%, कितने रुपए में? और कितना पाया है? 30,000। और अनकॉम्यूटेड कितनी है? 40%, यानी 800 पर मंथ ये मिलती रहेगी। ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी। देखो लिखा हुआ है, ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी। एसएससी कौन है? कामत। बोलते क्यों नहीं भाई? अच्छा, उसके बाद पेंशन बताओ ना। 31 अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2014, हमें इस ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है 14-15। 1 अप्रैल 2014 को क्या उसको पेंशन मिलती थी? कितनी? 2000। वो तो उसके पहले रिटायर हो गया, तो पिछले साल की पेंशन पिछले साल में टैक्सेबल होगी। हमको तो यहाँ मतलब है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 ऑफ मार्च 2015 तक, बस इन 12 महीनों का मतलब है। इन 12 महीनों में वो 1 अप्रैल 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक कितना रुपया पाता था? 2000। कितने महीने हो गए? 7। 7 महीने का 2000 के हिसाब से कितना हुआ? प्लस
1 नवंबर 14 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक उसको पेंशन कितनी मिलती रही? 800। 5 महीने के लिए कितना हो गया? दिक्कत है क्या? दिक्कत है। अरे हमको केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही मतलब है, इसी प्रीवियस ईयर की टैक्सेबिलिटी निकालनी है। और अगर इसी ईयर की टैक्सेबिलिटी निकालनी है तो पिछले साल की पेंशन जो होगी पिछले साल के प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हुई होगी। हमें तो इस साल के प्रीवियस ईयर से मतलब है कि प्रीवियस ईयर में आपने कितना कमाया 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर तक 2000 के हिसाब से पेंशन मिलती रही। और उसके बाद हमने कॉम्यूट करवा लिया 1 नवंबर 2014 को 31 मार्च के अंदर 800 रुपये पेंशन मिलती रही 5 महीने की। क्या दिक्कत है? अच्छा, कॉम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है? बोलो। 30,000 एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट, माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा भाई? उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर ले। एक्चुअल अमाउंट कितना? 30,000। बोलो ना, इतनी मार खाओगे तुम लोग। अरे सीधा बताओ ना, अगर ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी तो 1/2 ऑफ द 100% कॉम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बोलो ना सर, ये नहीं है सिस्टम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का। इसमें मतलब जो हम लिखते जाने बस नोट करना है। नोट करने पर इतना ध्यान है। 1/2 ऑफ 100% commuted pension is exempt। बोलो। अच्छा, 1/2 ऑफ 100% का मतलब 60% का मतलब 30,000। अगर 60% 30,000 है तो 100% 50,000 होगा। देखो ना, 50,000 का आधा कितना? माफ है, 25,000 माफ है। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 5,000। कितना हो जाएगा? हाँ बोलो। ये बच्चा बोल रहा है जितना मिला है। अरे मैंने क्या बोला था? आप थे कि नहीं थे क्लास में? पहले तो ये बताएं, थे कि नहीं थे? मैंने कहा था 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन। 60% कॉम्यूटेड पेंशन अगर 30,000 है तो 100% कॉम्यूटेड पेंशन होगी 50,000। यानी अगर वो सारा का सारा सैलरी एक बार में कॉम्यूट करवा लिया होता पेंशन तो उसको 50,000 रुपये मिलता, और उस 50,000 का आधा माफ होता है। नॉट रिसीट इन ग्रेचुटी। इफ ही रिसीव्स ग्रेचुटी देन 1/3 ऑफ द 100%। देखो 100% में कन्वर्ट किया है। 60% अगर 30,000 के बराबर है तो 100% 50,000 के बराबर होगा। देखो 30,000 डिवाइडेड बाई 60% आ रहा होगा 50,000, और 50,000 का आधा माफ है 25,000। ये 50,000 पूरा 100% हो गया। ठीक है ना? बताओ कितना आया टोटल? टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बोलो ना। एक काम करो, थोड़ा और फॉर्मेट में थोड़ा सुधार ले आओ। इधर देखना, नोट ना करना। इसको हम लिखेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या लिखेंगे? दिमाग तो खुला रहे ना, करना क्या है आगे। माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1) 2 3 नील। अब जो बचा ये है टैक्सेबल सैलरी। अब क्लियर है? नोट कर लें इसको।
हटा रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Calculate taxable pension includable in the salary income in the following cases for assessment year 15-16. Mr. Ram Singh retired from IRS. गवर्नमेंट जॉब होती है ना, IRS तो गवर्नमेंट जॉब होती है। इसमें सोचना क्या है भाई, IRS गवर्नमेंट जॉब होती है, नहीं मालूम है? अच्छा। Mr. Ram Singh retired from the IRS on 16th of March 2013. तो डेट ऑफ रिटायरमेंट दे रखी है हम लोग को 16th of March 2013. ही गेट्स पेंशन, और उसके बाद उसको पेंशन मिलती रही कितनी? 4,000। कब तक? टू 31 दिसंबर 2000। लेकिन 1/1/2015 को उसके साथ एक दुर्घटना घटी। उसने अपनी पेंशन कॉम्यूट करवा ली 25%। कितने में मालूम है? 75,000 में। और अनकॉम्यूटेड पेंशन कितनी है? 75%, यानी 4,000 का 75% होता है 3,000 उसको मिलता रहेगा। पक्का ना? चलो पेंशन, हमें पेंशन का लेना देना है 1 अप्रैल 2014 से पूरे 31/3/2015, लेकिन बीच में 31 दिसंबर 2014 तक उसको पूरा मिलता रहा। कितना मिलता रहा? 4,000 के हिसाब से 9 महीने का 36,000। बोलो, हाँ नोट करते जाओ, मजा आ रहा होगा। प्लस 1/1/2015 से लेकर 31/3/2015 तक उसको पेंशन मिली तो, लेकिन अनकॉम्यूटेड ही मिली, यानी अब उसको 3,000 रुपये मिल रहा होगा। 3 महीने का कितना? 9,000। प्लस कॉम्यूटेड पेंशन, एक्चुअल रिसीट कितना है? 75,000 माइनस एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010A 1/2 या 1/3? पूरा, ज़ीरो नहीं, पूरा माफ है, यानी टैक्सेबल हो जाएगा 0। बोलो भाई। अच्छा, आगे कुछ तो दिया नहीं है। टैक्सेबल सैलरी, तुम लोग ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन कर लेना, आ जाएगा 45,000। नोट करें। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 का बी, मिस्टर सुंदर रिटायर्स फ्रॉम आरजी कंपनी ऑन 31 मार्च 2014। अच्छा, प्राइवेट है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31 मार्च 2014। उसको पेंशन मिलती है 1800 पर मंथ, और उसने ये 1 दिसंबर तक उसको ये पेंशन मिलती रही, यानी नवंबर तक, बोलो ना। लेकिन उसके बाद 1 दिसंबर 2014 को उसने कॉम्यूट करवा ली पेंशन 50%। कितना मिला होगा? 36,000 दिया है ना। अच्छा, अनकॉम्यूटेड 50% रह गया, यानी 900। अब हमसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो उसको ग्रेच्युटी मिलती है, मान लो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली, बोलो ना। एसएससी कौन है? सुंदर। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। नहीं, पहला, ही इज इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी, पक्का? पेंशन कब से कब तक? हमें मतलब है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च, लेकिन उसके पहले 30 नवंबर 2014 को उसने अपनी पेंशन कॉम्यूट करवा ली 1 दिसंबर को, और उसको अनकॉम्यूटेड पेंशन मिलने लगी 1 दिसंबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक। अनकॉम्यूटेड पेंशन उसको मिलती थी 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उसके पहले उसको पेंशन मिलती थी 1800 रुपये पर मंथ। अब चाहे केस ये हो या ये हो, पेंशन जो मिल रही है वो तो टैक्सेबल होगी। कितने महीने की बात हो रही है? 8 महीने, बोलो ना। 8 महीने का 1800 के हिसाब से कितना होता है? 14,400, बोलो। और 900 के हिसाब से 4 महीने का कितना होता है? ये तो टैक्सेबल होगा ही, क्योंकि ये बेसिक सैलरी यानी कि पेंशन है, बेसिक पेंशन। कॉम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। अब चूंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एक्चुअल कितना मिला है? कितना मिला है? 36,000। बोलो ना। माइनस कर दें एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a). इस केस में कितनी होगी? 50%। ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन। तो 36,000 अगर 50% का है तो 100% पर 72,000 होगा, और 24,000 आ जाएगा 1/3। बोलो, यानी यहां पर टैक्सेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12,000। इसकी अगर हम बात करें तो नॉट रिसीट है तो हाफ ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन बोलते क्यों नहीं? 72,000 का आधा होता है, आधा कितना होता है? 36,000, 36,000। तो यहां पर हो जाएगा 0। हाँ, 30,000, और यहाँ पे दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नोट कर सकते हो। टैक्सेबल अमाउंट।
घटाए, बोलो ना। हो गया नोट? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, Mr. X, an employee of Y Limited, receives rupees 80,000 as leave salary. ओके, अब हम लीव सैलरी की बात कर रहे हैं, लीव इनकैशमेंट की बात कर रहे हैं। जरा रूल पर थोड़ा ध्यान दे दें। लीव इनकैशमेंट के केस में मैंने बताया था दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 4 में से जो सबसे कम होगा वो माफ होता है। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम रुपीज 3 लाख, 10 मंथ सैलरी एंड अर्न लीव सैलरी। 10 मंथ सैलरी एंड अर्न लीव सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। और एक साल में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी अलाउड नहीं है। बस इतनी सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय। तो एसएससी कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ वाई लिमिटेड प्राइवेट है, रिसीव्स 80,000 एज लीव सैलरी। तो लीव सैलरी कितना मिला है? रिसीट 80,000 लिख लिया कहीं साइड में हमने। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट भी पता है 28 फरवरी 2015। एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स। यहाँ पर यही मान लेंगे कि हमें कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, लास्ट नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था इमीडिएटली प्रीसीडिंग, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज सैलरी हमको दिया है ना, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। और लास्ट ड्रॉन सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पर, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी को क्या कर दो किनारे। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज 24 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। सर्विस ड्यूरेशन 24 साल 7 महीने, ये ईयर्स में है, ये मंथ में, बोलो ना। लीव टेकन वाइल इन सर्विस, उसने छुट्टियां ली हैं, कितना? 9 मंथ्स। लीव इंटाइटलमेंट एज पर एम्प्लॉयर्स रूल। एम्प्लॉयर का रूल क्या कहता है कि आप एक साल में 1.5 महीने की छुट्टी ले सकते हो, जबकि गवर्नमेंट कितना बोलती है? 1 महीना। तो हम एम्प्लॉयर का रूल मानेंगे या गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट रूल कहता है 1 मंथ इन अ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हम इस रूल को क्या करेंगे? फॉलो नहीं करेंगे। कैलकुलेट द टैक्सेबल लीव सैलरी, बोलो ना। पक्का? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी कितना मिला है? 80,000 माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a)(a). पहला एक्चुअल अमाउंट कितना? 80,000। दूसरा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। थर्ड 10 मंथ सैलरी, 1 महीने का दिया ही है, एवरेज सैलरी 3,000, बोलो ना। तो मैक्सिमम 10 महीने का कितना होता है? 30,000। पक्का? लास्ट है अर्न्ड लीव
गया। लीव इंटाइटलमेंट कितना था बता सकते हो? उसको छुट्टी लेनी कितने महीने की चाहिए थी? 24 साल 7 महीने में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 24 महीना, एक साल में अगर 1 महीना तो 24 साल में 24 महीना। और उसने लीव टेकन कितना है? उसने छुट्टियां कितने महीने ली हैं? 9 महीना। तो अनअवेल्ड लीव कितना है? अनअवेल्ड लीव, जिसको उसको छुट्टी लेनी चाहिए थी लेकिन उसने छुट्टी कितना महीना हुआ? तो 3000 के हिसाब से 15 महीने का कितना होता है? 45,000। बोलो ना। 3000 कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। आ गया? चलो, बी कितना आएगा? सबसे कम कितना है? तो टैक्सेबल लीव सैलरी कितना हो गया? हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी। कितना आसान है। अगर आपके रूल्स तैयार हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम है बेटा तो रगड़ते रह जाओगे। ठीक है ना? मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है? अच्छा, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 और लिख लें उसके आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में जो अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है? देखा जाए। मिस्टर श्रीधर, तो एसएससी कौन है? श्रीधर नहीं है, श्रीधर है बेचारा। श्रीधर नहीं है, श्रीधर। एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, एम्प्लॉय ऑफ रिसीव्स 36,000 एज लीव सैलरी। अच्छा, यहां पर भी लोचा किस चीज का है? लीव सैलरी का। तो हमें कुछ चीजें मालूम है। लीव सैलरी कितनी मिल रही है? 36,000। अच्छा, डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है? 31 जनवरी 2000। अच्छा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। टैक्सेबल लीव सैलरी बेसिक
कितना है? और ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 22 साल 8 महीने। लीव क्रेडिट है, यानी उसने छुट्टियां नहीं ली। कितने महीने की? और ये 12 महीने का कैलकुलेशन ऐसा नहीं है। 12 महीने का कैलकुलेशन तब आया है जब हमने कैलकुलेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ 45 डेज इन अ ईयर, एम्प्लॉयर के रूल के हिसाब से। बस क्वेश्चन बस इतना सा ही है। और आधी जान सुखाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, जान सूखती कैसे? हम तो आज तक नहीं जान पेड़ सूखते हुए देखा है। चले, जान सूखती तब है जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और समझ में ना आए। क्यों? चल, लीव सैलरी, एक्चुअल रिसीट कितनी मिली है? 36,000। ये हो गया ए। दूसरा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 ए। मानोगे नहीं, मतलब बिना लिखे मानोगे नहीं, एकदम साथ साथ लिखना जरूरी है। किताब कल दे देंगे, आंसर लिखते रहना घर पे, क्या जरूरत है आने की, टेंशन है खत्म। अगर लिखने ही आते हो तो फोटोकॉपी ले जाओ, है कि नहीं? किताब में तो सब मिल ही जाता है। पहला, हाँ बताओ, एक्चुअल अमाउंट कितना? 3600 नहीं, 1000 है। मैक्सिमम 10 लाख, अच्छा 3 लाख। और थर्ड, 10 मंथ सैलरी। और यहाँ पर हमें केवल बेसिक सैलरी ही मालूम है और तो कुछ मालूम नहीं, तो पिछले 10 महीनों का एवरेज भी यही आएगा, 3000। निकालना चाहते हो? निकालना चाहते हो 3000 3000 3000 3000, 30,000 डिवाइडेड बाई 10 महीना इक्वल टू 3000। क्योंकि हमें डीए वगैरह का तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं कि हम उसके झंझट में पड़े। तो 3000 के हिसाब से 10 महीने का 30,000 एंड द लास्ट अर्नड लीव सैलरी। बस प्रॉब्लम सारा इसी में ही है। सारी की सारी प्रॉब्लम बस इसी में। देखो इधर कैसे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। ये गवर्नमेंट का रूल है और ये एम्प्लॉयर का रूल है। एक बात बताओ, लीव एंटाइटलमेंट, हमें कहा गया था आप इतने दिन छुट्टी ले सकते हो, लेकिन हमने एक्चुअल में इतनी लीव टेकन की, एक्चुअल लीव टेकन, इतनी छुट्टी ले सकते हैं जिसमें से इतनी छुट्टी ले ली, बचा जो वो मेरा अनअवेल्ड लीव है या लीव क्रेडिट है, बोलो ना, या क्रेडिट लीव। अभी भी मेरे अकाउंट में इतना छुट्टी पड़ा हुआ था जिसको हम ले सकते थे। पक्की बात है ना? ये कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है कि लीव क्रेडिट, देखो ना ये दिया हुआ है अनअवेल्ड लीव। लीव क्रेडिट कितना महीना दिया है, किसके हिसाब से? ओके, ये बात नहीं समझ में आई बात।
तुमको पिछले महीने मैंने कहा था घर में कि बच्चा अगर 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी करेगा ना 1 महीने में तो हम अलाउ नहीं करेंगे। मम्मी पापा ने कहा कभी 4 दिन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से 2 दिन तुम छुट्टी और ले सकते हो। तो बताओ छुट्टी कितने दिन की ली तुमने? फिर से सुनो, देखो कितना छोटा सा कैलकुलेशन है, उसमें भी 2 और 5, 3 2 5 कर रहे हो वेट करके। मम्मी पापा ने हमसे कहा कि इस पूरे सेशन में मेरा बच्चा 30 दिन एब्सेंट रहेगा। जो आप 6 महीना पढ़ाएंगे उसमें 30 दिन एब्सेंट रहेगा। कितना दिन? मैंने कहा ऐसे थोड़ी चलता है, सीए का बच्चा कोर्स कर रहा है और 30 दिन एब्सेंट रहेगा। मैं 20 दिन से ज़्यादा नहीं मानूंगा। ठीक है, ये मेरा रूल हो गया, वो मम्मी पापा का रूल हो गया। मेरे हिसाब से 20 दिन, मम्मी पापा के हिसाब से 30 दिन। तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम्हारे खाते में अभी भी 8 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं जो तुम ले सकते हो। तो बताओ तुमने छुट्टी कितने दिन ली होगी? 22 दिन की। और मेरे हिसाब से तुमने छुट्टी कितने दिन की ली? मेरे हिसाब से छुट्टी कितने दिन की ली? 22 दिन। बात खत्म। ना चाहे मम्मी पापा के हिसाब से कैलकुलेशन करो चाहे मेरे हिसाब से करो, एक्चुअल लीव तो 22 ही दिन रहेगी ना, उसमें कौन चेंज होने वाला है? उसमें चेंज कर दोगे क्या? बोलते क्यों नहीं? 20 दिन मेरे हिसाब से तुमने ली, 22 दिन मम्मी पापा के हिसाब से 30 दिन, 8 दिन क्रेडिट पड़ी हुई है। 22 दिन तब भी छुट्टी ली, दोनों केस में तुमने 22 ही दिन छुट्टी ली। यानी कि एक्चुअल लीव हमेशा दोनों में क्या होता है? बराबर होता है। एक्चुअल को तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। चेंज कर सकते हो ना? तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है ना तो एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है। अब क्लियर है? अब बताओ 1 साल में हम 45 दिन की छुट्टी ले सकते थे, कसम है तुमको। ये बताओ 22 साल में हम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं? 1 साल में अगर 1.5 महीना तो 22 साल में 33 महीना। सोचना क्या है एम्प्लॉयर के हिसाब से? एम्प्लॉयर के हिसाब से 1 साल में कितना महीना? 1.5 महीना, 45 दिन। कितना महीना? अगर 1 महीने 1 साल में 1.5 महीना तो 22 साल में 33 महीना। ये एम्प्लॉयर के हिसाब से हम छुट्टी ले सकते थे, हाँ या ना? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ईयर ऑफ का तो कोई लेना देना नहीं होता। तो 33 महीने की छुट्टी ले सकते थे तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से। लेकिन मेरे तो अभी क्रेडिट में पड़ी हुई हैं 12 दिन की छुट्टियां। तो बताओ कितनी छुट्टियां मैंने ले ली होंगी? 21 महीने की। अब समझ में आई बात? अब क्लियर है? और अगर 21 महीना यहाँ है तो यहाँ कितना होगा? एक्चुअल लीव टेकन हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करो चाहे अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। अब समझ में आई बात? बस इसी को कैलकुलेशन के लिए सारा लोचा था। बच्चों को इसी को समझाने में टाइम लग जाता है कि 21 दिन आया कैसे। अब क्लियर है? अच्छा, गवर्नमेंट के हिसाब से छुट्टी कितना ले सकते हो? 1 साल में 1 महीना तो 22 साल में। तो अब गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी छुट्टी बची हुई है तुम्हारे पास? तो अर्न लीव सैलरी 1 महीने की 3000 के हिसाब से, बोलो ना कितना हो गया? आ गया नहीं? ये हो गया बी। कितना? 3000। तो टैक्सेबल कितना हो गया? ए माइनस बी। समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन? देखन में छोटन लगे, आओ करे गौतम गंभीर, जल्दी करें।
हटा रहे हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 8, Mr. Shastri, 54 years old, who has put 20 years of service in a public sector undertaking, voluntarily resigns the job under the scheme of VRS. बोलो भाई, VRS कितना मिला है? 12 लाख। कितना मिला है? और सर्विस ईयर्स कितने थे? 20 साल। कितने थे? रिमाइनिंग पीरियड कितनी थी? 7 साल 2 महीना, यानी कि 86 मंथ। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। खत्म। टैक्सेबल VRS। SSC कौन है? शास्त्री। VRS रिसीट कितना? 12 लाख। ये हो गया A। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010C। बोलो, एक्चुअल अमाउंट कितना? 12 लाख। मैक्सिमम बोलो 5 लाख। चाहो तो पीछे से रेफरेंस ले सकते हो। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और तीसरा था इन दोनों में से जो अधिक हो। पहला बताया था मैंने, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 20 साल, और हर एक साल के बदले 3 महीना फोकट में। और लास्ट ड्रॉन सैलरी दी है क्या? कितनी? अच्छा, दिया है 20,000। 12 लाख कितना? पक्का? दूसरा, रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस 86 मंथ इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी 17,20,000। इन दोनों में जो अधिक हो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अच्छा, सबसे कम कौन है इसमें? 5। माफ कर दो। तो टैक्सेबल हो जाएगा VRS A माइनस 7 लाख। नोट कर लो। टफ था ना बहुत। अगर रूल्स तैयार हैं, सेक्शंस तैयार हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तैयार है तो खोजते रह जाओगे। सिस्टम समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, आज की मुलाकात का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9।
Mr. James voluntarily resigned from his job under approved scheme of VRS. He is paid a compensation of 6,50,000 in accordance with this scheme. ओहो, एसएससी कौन है? जेम्स बॉन्ड. एक्चुअल अमाउंट कितना है? 6 लाख. ये हो गया ए. बोलते क्यों नहीं? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(c). एक्चुअल अमाउंट कितना? और दूसरा मैक्सिमम. क्या हमें ये मालूम है कितने साल उसने काम किया? नहीं. क्या हमें इस क्वेश्चन में ये मालूम है कि कितने पीरियड ऑफ सर्विस उसकी बची हुई है? नहीं. ये हो गया बी. दोनों में से जो कम, तो टैक्सेबल हो जाएगा VRS A माइनस बी. दैट्स इट. क्या टफ था इसमें? क्या हो गया? बच्ची कह रही है कि अप्रूव्ड स्कीम दिया हुआ है तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा. वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन था. आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक बार पीछे थ्योरी का जो मैंने पोर्शन दिया था असाइनमेंट, जरा उसको एक बार पलट करके देख ले. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि सर अप्रूव्ड स्कीम है. मैंने कहा था जब रिट्रेंचमेंट बता रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अप्रूव्ड स्कीम है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो वहाँ माफ़ होता है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता है. 3 में से जो सबसे कम हो. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक्चुअल अमाउंट या 5 लाख. और 10(10)(c) में मैंने कहा था गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर इक्वल एप्लीकेबल है रूल. याद रखो. याद आया? पक्का? तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे. थैंक यू बच्चों.